Good morning. This is Guruvantraj official YouTube channel, and today we are going to discuss to study science. This topic is related with superted. Okay. साइंस के सिलेबस में बहुत से टॉपिक हैं आपके, बल, गति, पदार्थ एवं पदार्थ की आवश्यकताएं, है ना, अवस्थाएं, सॉरी, तो प्रकाश, ध्वनि, बहुत से टॉपिक्स हैं। इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, यानी मैटर या इसी को कई बार हम कहते हैं सब्सटेंस। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ। और इसकी अवस्थाएं इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? स्टेट। ठीक है, तो पहले आप जान जाइए पदार्थ क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं या स्टेट कौन कौन सी होती हैं। पदार्थ को अगर हम साधारण भाषा में समझें कि पदार्थ क्या है, तो जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, है ना, आपका ये मार्कर, व्हाइट बोर्ड, फैन, है ना, टेबल, यहाँ तक कि हम, आप या जो भी आपको दिखता है वो सब क्या है? पदार्थ है। अब ये अलग की बात है कि पदार्थ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जीवन होता है, यानी जीवित चीज़ें। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, यानी अजीवित चीज़ें। तो जिनमें जीवन नहीं होगा उसको हम कहेंगे अजीवित पदार्थ, नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग सब्सटेंस। जिसमें लाइफ होगी, जीवन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? जीवित पदार्थ या लिविंग सब्सटेंस। तो पदार्थ जानने से पहले ये जान जाइए कि किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक, एटम भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब आपको एटम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बता दिया जाएगा कि किसी भी परमाणु का या एटम का निर्माण क्या किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से प्लस प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक, ये उसके उपकण हैं, यानी सब पार्टिकल्स हैं जो परमाणु का निर्माण करते हैं। तो कोई भी वस्तु, कोई भी सामान या कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनेगा? एटम से या परमाणु से। जब कई सारे परमाणु मिल जाएंगे तब बनेगा आपका क्या? अणु। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? मॉलिक्यूल। और जब कई सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे यानी अणु मिल जाएंगे तब जाकर आपका क्या बनेगा? पदार्थ। ठीक है, यानी अब ये क्या बन गया आपका? मैटर, या इसी को हम कह सकते हैं सब्सटेंस। इस मैटर के भी कई सारे क्लासिफिकेशन है। मैटर कई तरह का हो सकता है, जैसे एक होता है मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो देखा क्या आपने कि पदार्थ का निर्माण होता है परमाणु से। कई सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु, मॉलिक्यूल। और कई सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर या पदार्थ। बात समझ में आ गई? यानी किसी भी पदार्थ का निर्माण एक परमाणु से ही संभव होता है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। समझ गए आप? जब आप ये जान गए कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर के बनता है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। फिर अब देखते हैं कि पदार्थ की परिभाषा है क्या, पदार्थ कैसे एग्जिस्ट करता है। जानिए इस बात को। इसका पहले हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। उदाहरण में क्या देखते हैं? मान लीजिए एक पदार्थ है जिसको हम कहते हैं साधारण नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें आपने पहले क्या देखा? ये सोडियम है, सोडियम का एक परमाणु ये था, इसमें मिल गया क्या? क्लोरीन का एक परमाणु ये। अब ये दोनों क्या हैं? परमाणु हैं, यानी ये दोनों क्या हैं? एटम हैं। ये भी क्या है? परमाणु है, यानी एटम है। ये भी क्या है? एटम है। अब ये दोनों परमाणु जब मिल गए तो हमने आपको क्या बताया था कि ये अणु बनेंगे। अब ये नमक का एक अणु बन गया, साधारण नमक का, जिसको हमने क्या कह दिया? NaCl। ठीक है, इसी को हम साधारण नमक कहते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे नमक। ओके, लवण हो गया ये। अब ये क्या बन गया? एक अणु, यानी ये नमक का या NaCl का या सोडियम क्लोराइड का एक अणु है। अब जब कई सारे NaCl मिल जाएंगे तो एक बड़ा सा पदार्थ बन जाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हैं? लवण या साल्ट या नमक। यानी परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं। ये एक तरह का अणु है, यानी मॉलिक्यूल है।
और कई सारे अणुओं के मिलने से क्या बनता है, पदार्थ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना ये है कि आखिर ये परमाणु आपस में मिलते कैसे हैं, पदार्थ का निर्माण होता कैसे है। तो समझ जाइए, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, या ऑक्सीजन हो, या सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक हो, इस तरह का कोई भी पदार्थ हो, उसका निर्माण हमेशा परमाणुओं से होता है। लेकिन ये परमाणु जुड़ते कैसे हैं, जिस माध्यम से, जिस बल के द्वारा ये जुड़ते हैं, जिस आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रासायनिक बंध। बंध मतलब क्या हो गया, बॉन्ड, और इसी को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध। ऐसे समझिए, जैसे कई बार आपने कहा होगा, आप जानते होंगे कि आपका कोई दोस्त है, आपका बहुत करीबी है, तो आप कहते हैं कि हमारी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग का मतलब हम दोनों के बीच में लगाव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको केमिस्ट्री में या पदार्थ में कैसे समझना है कि अगर NaCl बन रहा है, ये पदार्थ बन रहा है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। हिंदी में इसको हम कहते हैं रासायनिक बंध। अब बंध जितना ज़्यादा मजबूत होगा, पदार्थ ही उतना ज़्यादा क्या होगा, कठोर होगा, यानी उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है, या उसको अलग करना मुश्किल होगा। यानी परमाणुओं से पदार्थ कैसे बनता है, दो परमाणु आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स, दे आर कनेक्टेड, या दे आर एसिमिलेटेड, या दे आर ज्वाइंड बाय द केमिकल फोर्स, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ऐसे आकर्षण बल जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं उसको रासायनिक बंध कहते हैं। और इसी रासायनिक बंध के फलस्वरूप अणु का निर्माण होता है, या अणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। इतनी बात आप समझ गए। सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कि हम बना रहे हैं कि ये क्या, दीवार। ये दीवार को समझ जाइए एक पदार्थ है, और इस पदार्थ में हमने क्या लिया, एक ईंट लिया, 2 ईंट लिया, 3 ईंट लिया, 4 ईंट लिया, 5, 6, 7, ऐसे करके हम ईंट पे ईंट जोड़ते गए। अब इसको समझ जाइए, इसी से आप कैसे समझ पाएंगे कि एक ईंट जो थी वो क्या था, एक परमाणु था, और एक ईंट से दूसरे ईंट को जोड़ने के लिए जो आप सीमेंट लगाते हैं वो क्या है, रासायनिक बंध है, केमिकल बॉन्ड है। अब ये ईंटें जुड़ गई, किससे जुड़ गई, सीमेंट से, यानी केमिकल बॉन्ड से। तो एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, यानी परमाणु। ये परमाणु आपस में ऐसे जुड़ते गए, इनके बीच में सीमेंट लगा करके आपने केमिकल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब जब ये दीवार बन के तैयार हुई तो इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है, एक तरह का पदार्थ है, ठीक है। आपने एक मैटर तैयार किया है, एक पदार्थ तैयार किया है, इसको आप ऐसे समझ जाइए। यानी दीवार के निर्माण में जो छोटी छोटी ईंटें लगती हैं वो क्या हैं, परमाणु हैं, और ईंटों को जोड़ने के लिए जो सीमेंट लगता है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंध है, और जो दीवार बन के तैयार हो रही है ये क्या है, पदार्थ है। बात समझ आ गई। अब अगर ये पदार्थ हो गया, ये एटम हो गया, परमाणु हो गया, तो अणु क्या है। अब जब कई ईंटों के एक समूह को हम क्या कह सकते हैं, या दो से अधिक ईंटों के समूह को हम कह सकते हैं अणु हैं, और कई सारे अणुओं ने मिलकर के क्या बना दिया, पदार्थ यानी दीवार। यहाँ से आपको पदार्थ के बारे में समझ हो गई होगी कि दरअसल पदार्थ होता क्या है या मैटर होता क्या है, ठीक। एटम के बारे में भी समझ जाइए। एटम किसी भी पदार्थ की एक इकाई होती है, यानी यूनिट होती है। लेकिन एटम ऐसा नहीं कि एटम सबसे छोटी यूनिट है, क्योंकि हमने आपको बताया एटम यानी परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी एटम भी डिवाइड किया जा सकता है। जब आपको परमाणु पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आप ये समझिए कि परमाणु यानी एटम मिल करके क्या बनाएगा, अणु, अणु मिल करके क्या बनाएंगे, पदार्थ, और इस तरीके से रासायनिक बंध के द्वारा पूरा पदार्थ निर्मित होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण हमने आपको NaCl बता दिया। अब जैसे हाइड्रोजन के बारे में अगर आपको बता दें कि हाइड्रोजन क्या है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इनके बीच में क्या बन गया, बंध। कैसा बंध है ये, केमिकल बंध है, रासायनिक बंध है, केमिकल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, H2 कह दिया हमने इसको, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया, ठीक। अब जब कई सारे अणु ऐसे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक पदार्थ बन जाएगा। और पदार्थ की अवस्थाएं जब आप पढ़ेंगे तो पदार्थ गैस भी हो सकता है, पदार्थ ठोस भी हो सकता है, पदार्थ द्रव भी हो सकता है। कैसे, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक है H2O, ये क्या है, ये है पानी, सब लोग जानते हो। अगर इसको हम गर्म कर दें
और ये भाप बन जाए तो ये क्या हो गया, गैस। गर्म करने पर ये गैस बन गया, यानी भाप बन गया, वाटर वेपर हो गया वो, तो ये गैसीय अवस्था हो गई। और इसी को अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, कितना ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर जानते हैं बर्फ़ बन जाती है। अगर ठंडा कर दें हम तो ये क्या बन जाएगा, आइस, बर्फ। ये क्या है, ठोस है। यानी पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से क्या होंगी, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस यानी गैस। बात समझ आ गई। तो ये 3 मेन स्टेट होती हैं जिनको हम अवस्था कहते हैं। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। फिर से समझिए पूरी बात को। पहले आपने देखा कि परमाणु क्या है, ठीक है। यहाँ हम आपको बता दें, परमाणु को हमने ज़्यादा यहाँ नहीं बताया है, परमाणु को अलग टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा परमाणु क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पर बस आप इतना समझिए कि परमाणु किसी पदार्थ को निर्मित करने की एक इकाई है, यूनिट है, ठीक। परमाणु मिल करके आपस में क्या बनाएंगे, अणु, अणु मिल यानी मॉलिक्यूल बनाएंगे, अणु मिल करके क्या बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे। और वो पदार्थ कैसा हो सकता है, कई अवस्थाओं में हो सकता है, ठीक। उस अवस्था को अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अभी हमने आपको पदार्थ के बारे में समझाया है। पदार्थ की अवस्थाएं हेडिंग में आप इसको समझ जाइए, स्टेट ऑफ द मटेरियल, ओके। जब पदार्थ की हम अवस्थाओं को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे दिमाग में सिंपल सी यही बात आती है कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी अवस्थाएं हुई, अभी बताया, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस, गैस यानी ये 3 अवस्थाएं हो गई। लेकिन पदार्थ की एक और अवस्था भी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको अभी बता दे रहे हैं। देखो पहले स्टेट्स ऑफ मटेरियल या मैटर, ठीक है। इसको मटेरियल भी कह सकते हैं, मैटर भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं द्रव्य की, द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। 3 अवस्थाएं हमने आपको मेन बताई। कौन सी अवस्थाएं, पहली हो गई सॉलिड, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ठोस। भले आप इसके बारे में ज़्यादा ना जानते हो साइंटिफिक तरीके से या टेक्निकल तरीके से, लेकिन आप ये जानते होंगे कि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो कहते हैं यार ये बहुत सॉलिड है या बहुत ठोस है, ठीक। दूसरी क्या होती है, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या हो गया, द्रव। और तीसरी स्टेट को हम क्या कह देंगे, गैस। गैस को हम गैस ही कहेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक 4th स्टेज और होती है, उसके बारे में हम आपको यहां बता दे रहे हैं। उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा अवस्था। अब इसको समझने के लिए आप पहले हम इसमें डिफरेंस डिटेल में बता देते हैं, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ या जहां आपको कंफ्यूजन की संभावनाएं हैं। ठोस का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु के जो अणु होंगे, जैसे मान लो अगर ये कोई वस्तु है, इनके जो अणु हैं, अभी हमने आपको बताया कि पदार्थ का निर्माण किससे होता है, अणुओं से, क्योंकि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो इनके जो अणु होंगे ये बहुत पास पास होंगे, बहुत करीब हैं। और बहुत करीब होने के कारण क्या होता है, ये कठोर होते हैं, ठीक, क्योंकि इनके बीच में ये जो स्पेस है, मान लीजिए हम इसमें भी अणु बना देते हैं ताकि इनके बीच में स्पेस कम से कम रहे। अब जब इन अणुओं के बीच में जगह कम है तो जब आप इनको दबाएंगे या इन पर बल लगाएंगे तो इनके अणुओं के विस्थापित होने की संभावनाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। और कम क्यों होती हैं, इसका कारण हमने आपको अभी बताया, क्योंकि ये मिलकर के बने किससे होते हैं, रासायनिक बंध से। तो जिनके बीच में रासायनिक बंध बहुत मजबूत होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। केमिकल बॉन्ड इनके बीच के बहुत मजबूत होंगे और इनके बीच में जो अणुओं के बीच जगह है वो क्या होगी, कम होगी। इसको बस ऐसे समझ जाइए, अभी डिफरेंस हम बता दे रहे हैं, ठीक। बात आती है अब लिक्विड की। यहां भी मान लीजिए हमने कोई ऐसे ही पदार्थ ले लिया, ठीक। इसमें हम क्या देखेंगे कि इनके बीच में अणुओं में जगह क्या होगी, अधिक होगी। और अणुओं में जगह अधिक होगी, इसके कारण जब अणु दूर दूर होंगे, आप सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई आपका मित्र है और वो आपके बहुत घर के करीब रह रहा है या आपके घर के पास में या घर में ही रह रहा है, तो आपकी और उसकी बॉन्डिंग क्या हो सकती है, संभावनाएं होंगी कि आपकी उसकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो। और अगर आपसे कोई बहुत दूर रह रहा है तो हो सकता है उसकी बॉन्डिंग क्या हो,
कम हो, यानी कमजोर बॉन्डिंग हो। तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग बहुत कम होती है, कमज़ोर होती है, और बॉन्डिंग कमज़ोर होती है। दूसरा, इनके बीच में जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं अंतर आणविक स्पेस, इंग्लिश में हमको इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या होगा, इनको दबाना आसान होगा, इनको दबाना मुश्किल होगा, और इसका जो आकार होगा, शेप, वो एक फिक्स शेप रहेगा। जैसे अगर कोई पत्थर लीजिए आप, उस पत्थर को आप कपूरथला में देखिए तो उसका शेप वैसा ही रहेगा। उसको लेकर के आप इलाहाबाद में जाकर देखिए, प्रयागराज में, वहाँ पर भी वो कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक। या फिर उसको आप जो टोकरी में रखेंगे बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बाल्टी में रखोगे पत्थर वैसा ही दिखेगा। द्रव में क्या होगा, द्रव में मान लीजिए आपने पानी ले लिया, जल, उसको ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप का हो गया, उसको आप जो है घड़े में रख दो, घड़े का शेप का हो गया। यानी इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, ठीक। इसका शेप क्या है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अंतर आणविक बल मजबूत हैं और अंतर आणविक स्पेस क्या है, कम है। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल क्या है, कमजोर है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। अब बात आती है गैस की, ठीक है। गैस में समझिए, गैस में और द्रव में लगभग समानता रहती है, बस एक अंतर ये है कि जो चीजें यहाँ पे कम होती है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि अणु दूर दूर तो थे लेकिन बहुत दूर नहीं थे, यहाँ पे अणुओं के बीच में बहुत दूरी होती है, ठीक। इस तरीके के जो है अणु हो सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन बल, रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो इनको प्रेस करना भी आसान होगा, ठीक। और इनका कोई फिक्स शेप भी नहीं रहेगा। अगर आप समझिए कि कोई गैस है एलपीजी जो आपके सिलेंडर्स में रहती है ना, गैस सिलेंडर्स में, उसमें जब वो गैस है तो सिलेंडर के शेप में है, उसको खोल करके कमरे में जो है आप छोड़ दीजिए, है ना, हालांकि ज्वलनशील होती है, तो उसको कमरे में रखेंगे तो कमरे के आकार की हो जाएगी। उसको आप वायुमंडल में से छोड़ दीजिए तो उसका जो है ऐसे शेप हो जाएगा, इरेगुलर शेप। यानी कि जो गैसेज होती हैं उनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक, उनका कोई आकार नहीं होता है, और उनको जो है उनमें कठोरता भी नहीं होती, कारण क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, मजबूती यानी अट्रैक्शन बल, वो बहुत वीक होता है। यहाँ से आप इन तीन अवस्थाओं को आसानी से समझ गए कि ये होगा। उदाहरण के लिए इसको आप समझ जाइए, जैसे मान लीजिए हम कोई पदार्थ लेते हैं और हम ले लेते हैं लोहा यानी आयरन, ये क्या होगा, मजबूत होगा। आप सभी जानते हैं लोहा कितना मजबूत होता है। द्रव में मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं वाटर, ये था आयरन। यहां पे हमने क्या देखा, वाटर में यानी जल में, ये द्रव हो गया। लिक्विड में आप कोई गैस में आप कोई गैस समझ सकते हैं, ऑक्सीजन। ये सब इसके उदाहरण हो गए, अवस्थाएं। अब इनमें आप अंतर जान जाइए, वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पदार्थ की अवस्था, एक अवस्था जो हमने आपको अभी तक नहीं बताई, अब बताने जा रहे हैं, वो है प्लाज्मा स्टेट, ठीक, प्लाज्मा अवस्था। इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे इसके बारे में, आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया। बाकी अभी हम डिफरेंस में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। जब हम प्लाज्मा अवस्था की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट को समझ जाइए। द बेसिक फीचर ऑफ दिस स्टेट इज दैट द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टिंग इन दिस स्टेट आर फाउंड इन द आयनाइज्ड फॉर्म, ओके। ionized form means the molecules that exist in this state of the material are ionized। इस अवस्था में पाए जाने वाले अणु कैसे होंगे, आयनित होंगे, आयन के रूप में होंगे। कैसे, इसको समझ जाइए। मान लीजिए सोडियम है, ये क्या है, परमाणु है, ठीक। अब अगर इसको हम आयन बना दें तो ये Na+ हो गया। क्लोरीन है Cl, ये क्या है, परमाणु है, इसको आयन बना दें तो क्या हो जाएगा, Cl-, ठीक। ये प्लस माइनस का क्या खेल होता है, जब आपको परमाणु पढ़ाया जाएगा तो वहां बता दिया जाएगा। अभी बस आप समझ जाइए कि जब आयन बनता है, कोई चीज आयनित होता है, तो उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस आता है, या नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस आता है। तो प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा के फॉर्म में क्या होता है कि जो पदार्थ होंगे वो किस अवस्था में पाए जाएंगे, आयनाइज्ड स्टेट में।
ये 4 अवस्थाएं हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। हालांकि प्लाज्मा स्टेट ज़्यादा मोस्टली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप समझ जाइए कि 3 अवस्थाओं के अलावा ये चौथी अवस्था भी एग्जिस्ट करती है। अब हम आपको बताएंगे कि इनमें अंतर क्या होता है इन अवस्थाओं में, ठीक है, डिफरेंस क्या है इन स्टेट में। तो एक तरफ आप लिखिए सॉलिड पदार्थ यानी ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरे कॉलम में आप लिखिए लिक्विड स्टेट। तीसरे कॉलम में आप लिखिए गैसियस स्टेट या गैस अवस्था, ठीक। और इन तीनों में आप डिफरेंस समझ जाइए, फिर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर रहेंगी चीज़ें। पहला डिफरेंस ये होगा, क्या डिफरेंस होगा, उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, अंतर आणविक बल, ठीक। ये आणविक है, समझ जाएगा आप कैसे लिखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। ये यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक। यहां पर क्या होगा, ठोस से कम होगा, ठोस से कम होगा। यहां क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, सर्वाधिक ठोस अवस्था में। लिक्विड में क्या होगा, ठोस से कम होगा। गैस में क्या होगा, सबसे कम होगा। दूसरा आपका आएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान, ठीक। यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। यहां पर क्या होगा, ठोस से ज्यादा होगा, और यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम। अब इन दो बातों को पहले आप समझ जाइए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर हम कोई पदार्थ यहाँ पे बना रहे हैं, NaCl, नमक हमने बनाया, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जो आप लोग खाते हैं, ठीक। अगर हमने बताया कि इनके बीच में बल जो है वो मैक्सिमम होगा, सर्वाधिक बल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक बल होने का मतलब कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, ठीक, यानी रासायनिक बंध, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर ये कम होगा, इसका मतलब समझिए कि अगर हम बना रहे हैं वाटर, ये H2O है यानी जल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और इन सब के बीच में ऑक्सीजन के, ये क्या होगा, इससे यानी यहाँ से कमज़ोर होगा। यहाँ अगर हम कोई गैस बना रहे हैं और उस गैस को हम मान लीजिए बना रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में अगर हम देखेंगे तो एक O ये और एक O ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, O2। तो इनके बीच में जो बल होगा ये क्या होगा, सबसे कम होगा। ये बात यहीं पर कही जा रही है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये हो गया उनके बीच में लगने वाला बल, ओके। अब अंतर आणविक स्थान को समझिए। अगर कोई पदार्थ है ऐसे और इसके बीच में अणु हैं, क्या है इनके बीच में अणु, एक अणु ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इतने सारे अणु हैं मान लीजिए ऐसे, तो ये जो स्पेस है ये कम रहेगा, स्थान जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी जगह कम रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लिखा ठोस से ज़्यादा होगी, मतलब रहेगी लेकिन ठोस से ज़्यादा स्पेस होगा यहाँ पे। ये अगर यहाँ है तो ऐसे ऐसे रहेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा का मतलब हुआ कि अगर ये कोई गैस है, गैसीय अवस्था है, तो इनमें इतना ज़्यादा स्पेस रहेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेस रहेगा। बात समझ आ गई। यानी जब बल की बात करेंगे तो इनके बीच बल कम होगा, गैस में स्पेस की बात करेंगे तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे कहेंगे तो ये ठोस की तुलना में यहाँ पे कम होगा। अब एक चीज़ और आ जाती है, वो आती है क्या, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी या गतिज
ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा नाम से ही लग रहा है कि जहां पर गति हो वो ऊर्जा। यानी मान लीजिए कि मैं अगर खड़ा हूं ऐसे ही, तो मेरी गतिज ऊर्जा, मैं थोड़ा बहुत चल रहा हूं तो मेरी गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। लेकिन अगर कोई रोड पर भागता हुआ रहेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, उसके मोशन ज़्यादा है ना। तो जो चीज़ गति करती होती है उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। ठीक, ये गति भी नहीं कर रहे हैं, इस कारण से इन अणुओं के स्टेशनरी होने के कारण, हालांकि थोड़ा गति करते हैं, ये बात आप जानते रहिए, थोड़ा मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन इतनी कम जो है गति करते हैं कि इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम होती है ठोस पदार्थों में। यहाँ पे क्या होगी, ठोस से ज़्यादा होगी, ठोस से ज़्यादा। यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम। कारण हम आपको बता दें, अगर आप अपने रूम में कोई आयरन का गुड लेकर के आते हैं, लोहे का सामान, तो उसको आप उसमें आप ये नहीं देखेंगे वो रैंडमली उसके अणु मूव कर रहे हो, नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें देखिए, आप लिक्विड में आप अपने फर्श पर, फ्लोर पर पानी गिरा देंगे तो आप देखेंगे कि वो मूव करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई ठोस पदार्थ गिराएंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो गतिज ऊर्जा है उसका मतलब हुआ कि अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा होती है, द एनर्जी दैट इज गेन्ड या दैट एग्जिस्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्टेट मटेरियल्स इज मिनिमम and in liquid state it is more than the solid, and in gaseous state the kinetic energy is found maximum. Okay, now we can say that यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम होगी, यहाँ ठोस से ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तीन डिफरेंस आपको यहाँ पता चल गए। इसके बाद की डिफरेंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।